नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और कोई कोई दिन ऐसा होता है जो बड़े नाटकीय अंदाज में शुरू होता है और पूरे दिन नाटकीय खबरें अपने आप को आगे बढ़ाती रहती हैं और हम सबके सामने आती रहती हैं। आज का दिन भी नाटकीय खबरों से भरा रहा और लंबी तलाश और जद्दोजहद के बाद आखिरकार कानपुर में 8 पुलिस वालों का हत्यारा काबू में आया। मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को तथाकथित रूप से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसके बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप में 3 तरह के सवाल पैदा कर रहा है। एक तो हमारी पुलिस की काबिलियत, दूसरी कि क्या सियासत किसी भी अंदाज में किसी भी हाल में एक ही जैसी रहती है और वही आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है, और तीसरी ये कि क्या ऐसे अपराधियों को इस तरह की सुविधा हमारे देश में है कि वो एक राज्य से उठकर दूसरे राज्य जाते हैं, बहुत आराम से निकलते हैं और फिर तीसरे राज्य में पहुंच जाते हैं और कई जगहों से होते हुए और रास्ते में तमाम नाकेबंदियों के बावजूद भी वो आराम से उस जगह तक पहुंचते हैं जहां तक उनको जाना होता है और बड़े ही नाटकीय अंदाज में वो कहते हैं कि हमने आत्मसमर्पण किया और पुलिस कहती है कि उसने गिरफ्तार किया। और उसके बाद इन तमाम सवालों से ऊपर एक और बड़ा सवाल है और वो ये है कि जैसे ही इन अपराधियों को न्यायिक हिरासत में डाला जाता है तो क्या न्याय देने की प्रक्रिया और ज़्यादा देर लगाती है और ये अपराधी क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं अलग तरीके से दुरुपयोग करते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज हम अपने इस कार्यक्रम में। देश की बात में अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और इस पूरे मामले के तमाम जो आयाम हैं उसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि विकास दुबे ने जिस नाटकीय अंदाज में सबके सामने अपने आप को पेश किया और जिस अंदाज से उसकी गिरफ्तारी हुई उससे कई सवाल उठ खड़े हुए। इतना ही नहीं, पुलिस की सक्रियता और इंटेलिजेंस पर प्रश्न चिन्ह जिस तरह से लगा वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट, गली गली, गांव गांव और शहर शहर में पुलिस चौकन्नी है और लगातार कहा जा रहा है कि विकास जैसे दुर्दांत अपराधी को हम पकड़ के रहेंगे। लेकिन वही विकास लगातार जगह बदलते रहा और कई राज्यों से गुजरता रहा और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस की तैयारियां कैसी थीं, हम ये भी आज कोशिश करेंगे आपके सामने रखने की। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे क्या विकास के इस तथाकथित आत्मसमर्पण बनाम गिरफ्तारी में एक आयाम ये भी है कि कहीं ना कहीं विकास को इस बात की गारंटी है कि उसके जो आका हैं, जो चाहे प्रशासन में हो या सियासत में हो, वो उसे बचा लेंगे। इस वजह से उसने ये पूरा नाटक रचा है। इन तमाम खबरों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको विकास दुबे की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई तमाम खबरें, छोटी बड़ी जो एक तरह से खबरें आती रहीं, वो सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे और उन दावों की भी बात करेंगे कि जो विकास दुबे ने किया है और उन इरादों और दावों की बात करेंगे जो पुलिस ने किया था और जो करके दिखाया है। इन तमाम खबरों के साथ साथ विकास को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है उसकी भी बात करेंगे। ये विकास, दरअसल विकास पर राजनीति कोई नई नहीं है, पर वो विकास कुछ और था जिसकी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और आज की जो विकास पर राजनीति हो रही है कुछ और है। इस पर उत्तर प्रदेश में जमकर तमाम राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गिरफ्तारी को सत्ता और अपराध की मिलीभगत करार दिया। वहीं अखिलेश यादव ने पूछा है कि ये गिरफ्तारी है या आत्मसमर्पण। इस बीच सरकार का कहना है कि ये बड़ी सफलता है। पुलिस ने कहा है कि आखिरकार उसे वो सफलता मिल ही गई जिसके लिए वो एड़ी चोटी एक किए हुए थी। इन तमाम जो खबरें हैं, सियासी खबरें हैं, इन सबको तो हम आपके सामने रखेंगे ही। विकास दुबे के बहाने बाहुबलियों का जो वर्चस्व एक बार फिर से हमारी सियासत में, हमारे समाज में बढ़ रहा है, उसको भी जांचने की कोशिश करेंगे और इसकी राह भी ढूंढेंगे कैसे हम अपने समाज को अपराध मुक्त बना सकें, कैसे हम अपने सियासत को स्वच्छ बना सकें और पुलिस की व्यवस्था में कौन सी ऐसे सुधार की ज़रूरत है ताकि
ये जो अपराधी हैं जिनके मन इतने बड़े होते हैं, इन पर लगाम लगाया जा सके, इसको समझने की कोशिश करेंगे। विकास दुबे का जब ये मामला आया तो मैंने एक चीज़ बहुत गहराई से महसूस की कि आमतौर पर अपराध भी कई श्रेणियों में बटा होता है। एक, जैसे हम सभी जानते हैं, चोर, उचक्के, डकैती, उसके अलावा अपराधी, ये तमाम अलग अलग श्रेणियां हैं। विकास दुबे को एक आप दुर्दांत अपराधी के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सभी जो परिभाषाएं थी वो सब गड़बड़ हुई, चाहे वो आतंकी की परिभाषा हो, उग्रवादी की परिभाषा हो और अपराधी की परिभाषा हो, सभी एक में गड़बड़ हो गई और कहीं विकास दुबे आतंकी हो गया, कहीं उग्रवादी हो गया, कहीं अपराधी हो गया। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद अभी भी किस तरह से पांव पसार रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी की युवा नेता वसीम बारी की हत्या के बाद वहां आक्रोश है। आतंकी संगठनों ने के विरोध में प्रदर्शन वहां पर भी हो रहा है और वहां के आम लोग अब इस बात का मन जैसे बना चुके हैं कि तमाम आतंकी संगठनों को कश्मीर से निकाल बाहर करना होगा। कश्मीर की पूरे इस हालात पर हम एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हालांकि इस बीच पुलिस ने ये माना है कि वसीम बारी की सुरक्षा में गंभीर खामी के चलते इस तरह की घटना हुई है। उनकी सुरक्षा में तैनात सभी 10 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि आतंकवादी अब वहां पर एक अलग तरह का खेल करना शुरू कर चुके हैं? हम आपके सामने ये बड़ी खबर रखेंगे। और इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत की। इस सम्मेलन का मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना था और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, या आप कह सकते हैं उम्मीद भरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि भारत तमाम मुश्किलों से लड़ता आया है और अभी भी वो कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मंदी से भी लड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये यकीन है कि निवेशकों से उन्होंने अपील की है कि वो भारत में निवेश करें। उनका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि भारत में वो ताकत है कि वो तमाम जो ऐसी घटनाएं हैं जो कि उसके विपरीत जाती हैं, उसे भी वो अपने पक्ष में कर लेता है। इस बीच एक और बड़ी घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि कोरोना को लेकर वैक्सीन पर उन्होंने बात की और कहा कि भारत बहुत जल्द वैक्सीन की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्द वैक्सीन जो है भारत में बना लिया जाएगा और भारत को ये सफलता मिल जाएगी। उनकी इस घोषणा के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें जग गई हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है अभी तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है कि आबादी के हिसाब से भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहतर है, लेकिन कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है, आंकड़ों में हम समझने की कोशिश करेंगे आज देश की बात में। उधर कोरोना काल में पीएम मोदी द्वारा बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जवाब में केंद्र ने पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और इस हलफनामे में सरकार ने क्या कहा है हम आपको ये भी दिखाएंगे और आरोप क्या है ये भी बताएंगे। इसके अलावा देश की बात में और भी बहुत कुछ होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अपराधी की जिसने सबकी नाक में दम किए हुए था। अभी तक कानपुर के बिकरू में हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का जिम्मेदार विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे पिछले 6 महीने से खोज रही थी। उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ की 100 टीमें लगी हुई थी, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंकर विकास कई राज्यों में पिछले 9 दिनों से लगभग घूम रहा था और आखिरकार उज्जैन में वो पकड़ा गया। हालांकि उसकी इस नाटकीय गिरफ्तारी पर कई सवाल उठे। ये माना जा रहा है कि एनकाउंटर के डर से विकास दुबे ने इस तरह की गिरफ्तारी दी ताकि वो लोगों की नजर में आ जाए और पुलिस उसका एनकाउंटर न कर दे। विकास ने चिल्लाकर आसपास मौजूद लोगों को अपना परिचय दिया और विकास दुबे ये साबित करने में लगा रहा कि उसने
गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है, बल्कि उसने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा सुबह सुबह से सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें विकास दुबे मंदिर परिसर में अकेले खड़ा दिखाई देता है, और ये विकास दुबे की और सोशल मीडिया पर जो ये जानकारी हुई, ये कहा गया कि विकास दुबे ने बताया जो गार्ड था उसे कि मैं विकास दुबे हूं और पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दो। और इसके बाद पुलिस वहां पहुंची है। जो तस्वीरें भी आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि नहीं, पुलिस ने ही उसको गिरफ्तार किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें वो अलग अलग इसके जो आयाम है इस पूरी खबर के, हम आगे आपको दिखाएंगे। विकास दुबे कानपुर वाला। जब मौत का खौफ आंखों के सामने नाचता है और एनकाउंटर का डर मन में बैठ जाता है, तो अपराधी हर वो कोशिश करता है जो उसे उन तमाम हथकंडों से बचा सके जो किसी बदमाश के खिलाफ अक्सर पुलिस इस्तेमाल करती है। 7 दिनों से पुलिस को छका रहा विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन से पकड़ लिया है। यूपी पुलिस की आंखों की किरकिरी बना विकास दुबे महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। पकड़ में आते ही चिल्ला चिल्लाकर विकास ने अपने नाम का ऐलान किया और जिले का भी जिक्र किया, ताकि सबको ये पता चल जाए कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये दाव चलकर 8 पुलिस कर्मियों का ये हत्यारा खुद की मौत को टालने का प्रबंध कर रहा था। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। उत्तर प्रदेश पुलिस समेत कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पिछले 7 दिनों से उसके दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में छिपने की खबरें आ रही थी। महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड और मंदिर में प्रसाद बांटने वाले ने विकास को पहचाने जाने से लेकर गिरफ्तारी तक का पूरा किस्सा बताया कि कैसे उसने मंदिर में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मंदिर में मौजूद सुरक्षा कर्मी और पुजारी पहले ही उसकी फोटो देखकर उसे पहचान चुके थे। विकास दुबे 250 रुपए की रसीद कटवाकर मंदिर में दाखिल हुआ था। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड शो बोलते हुए। ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नजर रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे। चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। उज्जैन के जिलाधिकारी ने बताया कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर परिसर में सबसे पहले एक दुकानदार ने पहचाना। इसके बाद सुरक्षा गार्ड ने भी कुछ संदिग्ध मामला लगने पर सूचना दी, जिसके बाद विकास दुबे से पूछताछ की गई। उसे महाकाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद विकास ने अपनी पहचान जाहिर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी कहानी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्विस्ट हैं। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों के शूटआउट पर एक बड़ा खुलासा किया है। विकास ने बताया कि घटना के बाद घर के ठीक बगल में कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रखा गया था, जिससे उनमें आग लगाकर सबूत नष्ट कर दिए जाएं। आग लगाने के लिए घर में तेल रखा गया था। उन सब के शव तेल से जलाने का इरादा था, लेकिन लाशें जमा करने के बाद मौका नहीं मिला और फिर वो फरार हो गया। उसने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। विकास ने पुलिस को बताया कि हम लोगों को सूचना थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही रेड करने आ गई थी। लेकिन खबरों के मुताबिक शूटआउट के बाद 2 दिन तक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कानपुर में ही छुपा रहा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आश्चर्य है। इसके बाद वो कानपुर से 92 किलोमीटर दूर औरैया पहुंचा।
फिर उसने 385 किलोमीटर की दूरी तय की और फरीदाबाद में कदम रखा। फरीदाबाद से 773 किलोमीटर दूर उज्जैन तक जाने के दौरान भी विकास दुबे न तो किसी की पकड़ में आया और न ही कहीं उसे किसी ने रोका। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो पुलिसिया इंतजामों पर सवाल खड़े करता है। और ये सब तब हो रहा था जब पुलिस एड़ी चोटी एक की हुई थी इसे पकड़ने के लिए। पुलिस के तमाम आला अधिकारी लगातार कह रहे थे कि वो विकास दुबे को किसी भी हाल में पकड़ कर रहेंगे और बहुत जल्द उनको सफलता मिलेगी। उनकी सफलता का ये आलम था कि उनकी नाक के नीचे से विकास दुबे आगे आगे बढ़ता जा रहा था और अभी तक उसके चाहे परिवार हो या उसके तमाम अन्य जो निजी लोग हैं उसके व्यक्तिगत लोग हैं, उसमें से कई ऐसे भी हैं जो निर्दोष हैं और कई ऐसे हैं जो उसके साथ तमाम अपराधों में संलिप्त थे। उन सभी के बारे में पुलिस बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा पाई है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अभी इस पूरे मामले को खोलने में और खुलने में वक्त लगेगा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पकड़ा जरूर गया, लेकिन उसने जिस तरह से यूपी पुलिस को छकाया, दौड़ा दौड़ा कर पसीने पसीने कर दिया, उसने पुलिस के नेटवर्क और सक्रियता की पोल खोल कर रख दी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपनी गिरफ्तारी से पहले तक वो हाथ नहीं आया, या यूं कहें कि उसने खुद को एक तरह से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये भी यूपी पुलिस की एक बड़ी नाकामी है। जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। कहा तो ये जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सभी राज्यों की पुलिस विकास दुबे को लेकर हाई अलर्ट पर थी। बावजूद इसके वो आसानी से कानपुर से दिल्ली होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद शहर जा पहुंचा था। इसके बाद उतनी ही आसानी से वो हरियाणा से मध्य प्रदेश जा पहुंचा। ऐसे में यूपी पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर राज्यों की सीमा और टोल नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी और सीसीटीवी कैमरे क्या केवल खाना पूर्ति के लिए ही लगे हुए थे? बेहद नाटकीय अंदाज में उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार होने तक विकास दुबे जहां जाना चाहता था वहां गया। जहां जो जुगाड़ भिड़ा सकता था सारी कोशिशें उसने की। इस दौरान खुद को अलर्ट बताने वाली यूपी पुलिस सीन में कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ, विकास के साथियों का एनकाउंटर और उनकी गिरफ्तारी कर ये दिखाने का प्रयास जरूर करती रही कि वह मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। ये जरूरी है कि उससे बृहद पूछताछ जब की जाए और तत्परता के साथ कि जो पुलिस अधिकारी, जो आईएएस अधिकारी, जो व्यवसायी, बिजनेसमैन और राजनेता ने इसमें प्राण ऊर्जा फूकी है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई और जैसे गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको नेस्तनाबूद करना, उनको मिट्टी में मिलाना, वो कार्रवाई करनी चाहिए। क्या बिना किसी सरपरस्ती के ये संभव है कि 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी बेरोक टोक घूमता रहा और खुद ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया? विकास दुबे की ये गिरफ्तारी शासन तंत्र के गाल पर तमाचा भी है। बुधवार तक विकास दुबे की लोकेशन फरीदाबाद और एनसीआर बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ से वो आसानी से उज्जैन कैसे पहुंचा, ये सवाल अब भी अनसुलझा है। क्या बिना किसी मिली भगत के इस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य तक आया जाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो 6 दिन से फरार गैंगस्टर विकास दुबे की जिस तरह से उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, उसे पुलिस की कार्रवाई कम और विकास दुबे का सोचा समझा समर्पण ज्यादा माना जा रहा है। वजह यह है कि जितने आराम से उसके महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई, वो कई सवाल खड़े कर रही है। 6 दिन तक वो 4 राज्यों में घूमता रहा। इस दौरान करीब 1250 किलोमीटर का सफर उसने बाइक, ट्रक, कार और ऑटो से तय किया है। यूपी पुलिस के सैकड़ों जवान उसकी तलाश में थे, लेकिन वो गिरफ्त से दूर रहा। उसे आखिरकार महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना, जैसा कि कहा जा रहा है। हालांकि विकास दुबे के हवाले से ये खबर आई थी कि उसने गार्ड को कहा कि मैं विकास दुबे हूं और निहत्थे सिपाहियों ने उसे पकड़ भी लिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया वो अपने आप में संदेहास्पद है। मसलन अलर्ट के बावजूद आरोपी उज्जैन कैसे पहुंचा, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। ये भी साफ नहीं हो रहा है कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी, जबकि उनकी नाक के नीचे से विकास सारे हथकंडे आजमाता रहा।
ये भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे अपने 2 वकीलों के साथ गाड़ी में था और तब वो उज्जैन पहुंचा था और वहां पर जाकर उसने जो दर्शन करने के बाद उस मंदिर में उसके परिसर में फोटो भी आए हैं कि वो अकेले खड़ा है वहां पर आराम से, और तब वहां पर उसने गार्ड को कहा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर से, और गार्ड ने फिर पुलिस वालों को बुलाया और उसके बाद भी आप जो तस्वीरें देखेंगे कि वो जिस तरह से आराम से बाहर आ रहा है, बाहर आने के बाद पुलिस उसको पकड़ रही है और वहां पे भी वो मीडिया से लगातार बात कर रहा है। विकास कैसे इतनी दूरी तय कर सका जबकि यूपी और एमपी की पुलिस पूरे अलर्ट पर थी? फरीदाबाद और उज्जैन तक भागने में किसने विकास की मदद की? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढा जाना बेहद जरूरी है और शायद इसी वजह से विकास की गिरफ्तारी के बाद सियासी सवाल भी उठने लगे हैं और सियासी दल भी लगातार सत्ता पक्ष से सवाल करने लगे हैं। विपक्ष के निशाने पर यूपी और एमपी की पुलिस है। हालांकि ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने पूरे मामले को नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। कांग्रेस के एक ट्वीट से सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने विकास की गिरफ्तारी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जोड़ा है और राज्य के तमाम बड़े नेताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मामले में मिलीभगत का आरोप लगाया है। उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के एक ट्वीट से सियासी बवाल मच गया है। पार्टी ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जोड़ा है। एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अभी उज्जैन के प्रभारी हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर हम लोगों को किसी भी अपराधी का सहयोग नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए। वो अपराध करता है, अपने बचाव के लिए जात की छतरी अपने ऊपर तान लेता है और जब जात का समर्थन मिल जाता है तो शासन में सौदाबाजी करने की हालत में, स्थिति में वो आ जाता है। पुलिस का मनोबल गिरता है और जगह जगह अपराधियों का एक छत्र साम्राज्य होने लगता है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए न्यायिक जांच की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मैं शिवराज जी से विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की न्यायिक जांच की मांग करता हूं। इस कुख्यात गैंगस्टर के किस किस नेता और पुलिसकर्मियों से संपर्क है, जांच होनी चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पूरे मामले को संदेश के नजरिए से देखते हुए कहा कि यूपी के कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के उज्जैन में महाकाल मंदिर में खुद सरेंडर करने की घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें किसी बड़ी सियासी साजिश की बू आ रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस तो दूसरी ओर यूपी कांग्रेस ने भी विकास दुबे की नाटकीय गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट में लिखा, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा कानपुर चुनाव में प्रभारी थे। विकास दुबे कानपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह विफल है। केवल छोटे मोटे अपराधियों को ढेर करके इस कानून व्यवस्था के सच को समाप्त नहीं किया जा सकता। जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार को अब बर्खास्त होना चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आरोपी का उज्जैन पहुंचना मिलीभगत की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच जब विकास दुबे को उज्जैन के सीजीएम के सामने पेश किया गया तो वकीलों ने भी वहां खासा हंगामा किया। हालांकि विकास दुबे ने सीजीएम के कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी में उसे ले लिया गया है और वहां पर उसने कई खुलासे किए थे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की कुछ सफलता तो कही जा सकती है क्योंकि उसने विकास दुबे के कई जो वैसे थे मुख्य आरोपी विकास दुबे के जो करीबी हैं उन पर पुलिस ने काफ़ी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रखी और इसका भी दबाव विकास दुबे पर जरूर पड़ा। पुलिस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करीबी प्रभात मिश्रा और बउआ को मार गिराया।
प्रभात को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। हिरासत से भागने के दौरान उसका इनकाउंटर हुआ, जबकि विकास गैंग के ही बउआ दुबे उर्फ प्रवीण को पुलिस ने इटावा में मार गिराया। और इन सभी का दबाव कहीं न कहीं विकास दुबे पर भी बना होगा, लेकिन विकास दुबे की पूरी कहानी कुछ इस तरह से घूम रही है जैसे विकास दुबे आत्मसमर्पण करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तारी दिखाना चाह रही थी। बहरहाल इस खेल में अभी तक इतना हुआ है कि इस बहाने से पुलिस और अपराधियों की साठगांठ के साथ सियासत और अपराधियों की साठगांठ किस गंदे रूप को, किस विभत्स रूप को जन्म दे सकती है, वो हमें देखने को मिल गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक की सफलताओं पर डालती एक नजर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिकरू में हुई मुठभेड़ के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एक और करीबी प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। प्रभात को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था और उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। इस बीच प्रभात ने मौका पाते ही पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। वहीं जवाबी फायरिंग में प्रभात भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रभात मिश्रा 2 जुलाई को बिकरू कांड में नामजद था और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। दूसरी ओर विकास गैंग के ही बउआ दुबे उर्फ प्रवीण को भी पुलिस ने इटावा में मार गिराया। बउआ ने बकेवर इलाके के महेवा कस्बे से साथियों के साथ मिलकर एक कार लूटी थी। चेकिंग के दौरान सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश बउआ मारा गया। बउआ और प्रवीण भी बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। देखिए, आज सुबह 3 बजे पर थाना बकेवर से अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लूट कर भाग रहा था। उसको जब इंटरसेप्ट किया गया थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कचौरा रोड पर, तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई और अस्पताल में उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन इसका कानपुर पुलिस द्वारा बाद में किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम बउआ दुबे है और ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे का साथी था। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक विकास गैंग के 5 सदस्य मारे जा चुके हैं, जबकि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर यूपी की सियासत में क्राइम का कीचड़ कुछ इस तरह से फैला है कि खादी पर इसके छींटे नजर आने लगे हैं। खाकी के साथ तो इसका गठजोड़ पहले से ही है। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। घटना के बाद कई राजनेता और राजनीतिक पार्टियों ने जमकर हो हल्ला मचाया। हालांकि ये वही पार्टियां हैं जो चुनाव में खुलकर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को उतारती हैं। इनमें से कई उम्मीदवार जीतकर लोकसभा और विधानसभा पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जब यही आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनेता कहीं के विधायक या सांसद बनते हैं तो अपराधियों के खिलाफ जमकर बोलते हैं। ये एक ऐसी सियासत है, ये एक ऐसा भंवर है जिसमें फंसे तो सभी हैं, इस हमाम में नंगे तो सभी हैं, पर दूसरे को नंगा कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। देश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 और विधानसभा की 403 सीटें भी यहीं से हैं। इनमें से कई सांसद और विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी होते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2019 में चुनकर आए 80 लोकसभा सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए 403 विधायकों में से 147 विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 4,823 उम्मीदवार मैदान में थे। उनमें से 17% यानी कि 859 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें भी 704 तो ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले थे।
भीड़ अपराध यानी ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती हो या गैर जमानती हो। विधानसभा चुनाव में जिन 859 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, उनमें से 143 तो जीतकर विधानसभा भी पहुंच गए। यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में जो 403 विधायक चुनकर आए थे, उनमें से 143 यानी कि 36% पर आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि 2012 की तुलना में ये आंकड़ा कम है। 2012 में 189 विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। बीजेपी के सबसे ज्यादा 114 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। वहीं बीएसपी, सपा और कांग्रेस ने मिलाकर 72 सीटें जीती थी। इन तीनों पार्टियों के 20 विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 979 उम्मीदवार उतरे थे। इनमें से 958 उम्मीदवारों के एफिडेविट का एनालिसिस देखें तो 220 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी के 216 उम्मीदवारों के हलफनामे के अध्ययन के बाद ये पता चला कि चारों पार्टियों के 117 उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे, यानी 54% से ज्यादा पर आपराधिक मामले थे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनकर आए सांसदों में से 79 सांसदों के एफिडेविट का एनालिसिस हुआ। इन 79 सांसदों में से 44 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, यानी जितने सांसद जीतकर आए थे उनमें से 56% क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे। लोकसभा में बीजेपी ने 61 सीटें जीती, जिनमें से 35 सीटों पर आपराधिक उम्मीदवार जीतकर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और पुलिस के अपराधियों के साथ साठगांठ कोई नई बात नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में इसका एक उदाहरण देखा। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं और ताज़ा उदाहरण है बांदीपोरा के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी की हत्या का। उनके साथ साथ उनके पिता बशीर अहमद और छोटे भाई की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड से जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। इस वारदात के बाद बीजेपी नेता और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका संदेह के दायरे में है और 10 पुलिसकर्मियों को इसी संदेह के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके आधार पर यह समझा जा रहा है कि एक सुनियोजित हत्याकांड था और जो उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे उनकी मिली भगत थी आतंकियों से और इसी वजह से ये हत्याकांड हुआ है। गौरतलब है कि बुरहान वानी जो कि एक बड़ा आतंकी था, उसकी बरसी पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से तमाम आतंकियों के जो नेटवर्क है वो पुलिस के अंदर भी फैला हुआ है और इस घटना से ये बात पूरी तरह से साबित होने लगी है। आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद हम तमाम अन्य खबरों की ओर बढ़ेंगे। बांदीपोरा में बीजेपी के युवा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके पिता बशीर अहमद और छोटे भाई उमर बारी की हत्या से पूरे प्रदेश में जबरदस्त गुस्सा है। वसीम बारी की जान को खतरा देखते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन जब आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त कोई भी सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। मामले में लापरवाही के आरोप में सुरक्षा में तैनात 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही उन्हें बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। इस वारदात के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। सभी आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इलाके को घेरकर सर्च अभियान जारी है। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 पीएसओ भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है। इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये वारदात पूर्व सुनियोजित हमले की तरह लग रही है। इस बात की पुष्टि आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार ने भी की है। इस हत्याकांड को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। और हम मांग करना चाहते हैं 10 सिक्योरिटी के लोग वहाँ कहाँ थे? क्या कोई साजिश तो नहीं रच रहे थे? साजिश के माध्यम से जब उन्होंने गोलियां चलाई तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? 10 व्यक्ति अलर्ट होने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। ये जांच का विषय है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए,
और सिक्योरिटी वालों को अगर दोषी है तो बिहाइंड द बार करना चाहिए और राष्ट्रभक्त लोग कश्मीर के अंदर अच्छे ढंग से रह पाए। दिल्ली की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को उसका प्रबंध करना पड़ेगा। जिन्होंने ये कत्ल किए उनको बख्शा नहीं जाएगा। बेगुनाह कत्ल किए, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन खुदावंद करीम जिसने कत्ल किए उसको खुदावंद करीम खुद हिसाब लेगा। वो कातली कब तक छुपे रहेंगे? जिसमें ईमान है वो मौत से नहीं डरता। कितने हादसे ये करेंगे, कितने बेगुनाह कत्ल करेंगे, हम डरने वाले नहीं। कश्मीर घाटी में बीजेपी के युवा नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। उनके लिए पर्याप्त सिक्योरिटी का प्रावधान भी हुआ था। 8 जेके पुलिस वालों को उनकी सुरक्षा के लिए दिया भी गया था। फिर भी लापरवाही के कारण, जो सुरक्षा की लापरवाही के कारण जो भी हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हम उनके परिवार को बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान हैरान और परेशान है। उसकी कोशिश आतंकियों की मदद से घाटी को दहलाने की है, लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते उसके मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जो अभियान छेड़ा है, उसके कारण जून महीने में कश्मीर में 57 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि जुलाई में भी उनके मारे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बौखलाए आतंकी अब आम लोगों और बच्चों को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री की घोषणा की ओर। ब्रिटेन ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए इस सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना और अर्थव्यवस्था जैसी बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। कहा, इतिहास बताता है कि भारत हर चुनौती से जीतता आया है, उसका पूरी तरह से वो सामना करता है। दोनों ही मोर्चों पर भारत बाकी देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करते हुए कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस है। यहाँ व्यापार को सरल और सुगम बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत में निवेश बेहतर विकल्प साबित होगा निवेशकों के लिए। इंडिया ग्लोबल वीक समिट 3 दिन चलेगी। इसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है। मोदी सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। साथ ही ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस चार्ल्स भी इस समिट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब, होम मिनिस्टर प्रीति पटेल समेत दूसरे कई मंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो चुका है। ऐसे में वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान से जिस तरह के ट्रेड रिलेशन हैं, ब्रिटेन भी इसी तरह के रिश्ते चाहता है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक तरफ जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं अर्थव्यवस्था को भी बखूबी संभाला है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत चुनौतियों से घिरा है, हमेशा विजयी होकर निकला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक पुनरुद्धार की चर्चा में वैश्विक पुनरुद्धार और भारत को जोड़ना स्वाभाविक है। हमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है, फिर चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक। On one hand, India is fighting a strong battle against the global pandemic. With an increased focus on people's health, we are equally focused on the health of the economy. History has shown that India has overcome every challenge, be it social or economical. वैश्विक कंपनियों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत में निवेश के लिए आगे आएं। यहाँ प्रतिभा और अवसरों का खजाना है। कृषि, एमएसएमई, रक्षा और स्पेस सेक्टर में भी सरकार ने रिफॉर्म किए हैं। तकनीक के मामले में भी भारत बेहद ताकतवर है। पीएम ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम कर रहे हैं। इससे जुड़े हर तरह के सुधार किए गए हैं और इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. Very few countries will offer the kind of opportunities that India does today. There are many possibilities and opportunities
in various sunrise sectors in India. ब्रिटेन में शुरू हुए इंडिया ग्लोबल के वीक समिट 2020 में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस चार्ल्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के तमाम मंत्री और बिजनेसमैन भी इसका हिस्सा बनेंगे। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और इसकी ट्रेड यूनिट से बाहर हो चुका है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के कारोबारी रिश्तों के लिहाज से भी यह समिट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में उद्घाटन भाषण करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर भी बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन विकसित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद इसके उत्पादन और विकास में भारत अहम साझेदार होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में बने टीके दुनिया भर के बच्चों के लिए वैक्सीन की 2/3 जरूरत को पूरा करते हैं। Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I am certain that India will have an important role in developing and in scaling up production of the vaccine once it is. उधर भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कुल 7.5 लाख से अधिक केस हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हुआ है। आज एक बार फिर से देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात को दोहराया है। हर्षवर्धन ने कहा कि आबादी के हिसाब से और देशों की तुलना करें तो भारत में कोरोना की मार उतनी ज्यादा नहीं है, यानी भारत दूसरे देशों की तुलना में अभी बेहतर स्थिति में है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी ये 62% से ऊपर पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 2.75% है। लेकिन गौरतलब है कि गोवा के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं गोवा में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। देश में कोरोना वायरस के मामले 7.5 लाख के पार हो गए हैं। मौतों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। संक्रमण की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे लोगों में खौफ है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर दोहराया है कि देश में कोरोना का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स की तरफ से दोबारा से ये बताया गया कि भारत में आज तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। कहीं थोड़े बहुत लोकलाइज्ड पॉकेट्स हो सकते हैं जहां की ट्रांसमिशन थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सारे देश में ऐसे देश हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कोरोना केसों के मामलों में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में 3रे नंबर पर आ गया है। इसे लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि यहाँ भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत में कोरोना उतना नहीं फैला है। बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। केंद्र और राज्यों की मदद से स्थिति में और भी सुधार किया जाएगा। दुनिया में हम 2रे नंबर के मुल्क हैं जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, और आज भी हमारे देश में जो केसेस पर मिलियन अभी तक हुए हैं वो 538 हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 24,879 मामले सामने आए और इस वैश्विक महामारी से 487 मरीजों की मौत हुई। देश में अब पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,67,296 हो गई है। इसमें 2,69,789 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,76,378 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। संक्रमण से अब तक 21,129 मरीजों की मौत हुई है। रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की गई। प्रवासी मजदूरों का जो ये मामला है, इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाए। कोर्ट ने आज कहा कि समस्या का पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार पता लगाए कि समस्या है कहां और फिर इसे दूर करे। कोर्ट ने राज्य से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले में अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर से सुनवाई की जाएगी। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और MR शाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि किस प्रवासी समूह को खाना मिल रहा है ये पता महाराष्ट्र सरकार लगाए। बेंच ने कहा आपका हलफनामा कहता है कि सभी प्रवासियों को खाना मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हकीकत कुछ और है। जस्टिस शाह ने महाराष्ट्र सरकार के वकील से इस संबंध में हलफनामा दर्ज करने को कहा है। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की।
9 जुलाई साल 1925 में आज ही के दिन वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण उर्फ गुरुदत्त का जन्म हुआ था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनय और निर्देशन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। गुरुदत्त की प्रतिभा का अंदाजा लगाने के लिए ये तथ्य अपने आप में पर्याप्त है कि टाइम पत्रिका ने गुरुदत्त की फिल्मों प्यासा और कागज के फूल को दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों में जगह दी है। उनकी बेहतरीन फिल्मों में प्यासा और कागज के फूल के अलावा 14वीं का चांद तथा साहब बीबी और गुलाम को रखा जाता है। वैसे गुरुदत्त की फिल्मों को देखना अपने आप में एक ऐसे अनुभव से गुजरना है जिसको आप कह सकते हैं कि जो एक ही साथ आपको जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराता है और सिनेमा के सपनों को भी आपके सामने बिखेर के रख देता है। उधर हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले एक और समर्थ अभिनेता संजीव कुमार का जन्म भी 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनका नाम फिल्म जगत के आकाश गंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है जिनके बेमिसाल अभिनय से सुसज्जित फिल्मों की रोशनी से बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। संजीव कुमार को आप गुरुदत्त की ही परंपरा का एक बड़ा कलाकार मान सकते हैं। उधर साल 1875 में आज ही के दिन बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी पहुंच 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है और दूसरा शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और बॉलीवुड के लिए साल 2020 बेहद निराशाजनक साबित हुआ। पिछले 3 महीनों में ही इंडस्ट्री के 5 बड़े सितारे इस दुनिया को अलविदा कह चुके। इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और सरोज खान के बाद बीते दौर के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। जगदीप अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। आमतौर पर सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप एक दौर में उनकी लोकप्रियता फिल्म के मेन लीड एक्टर जितनी ही होती थी। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी जगदीप में बॉलीवुड में जो मुकाम दिखा और उनके अंदर जो प्रतिभा थी और उन्होंने जो अपना मुकाम हासिल किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जन्मे जगदीप को फिल्म शोले से विशेष पहचान मिली, जिसमें उनके किरदार सुरमा भोपाली को लोगों ने खूब पसंद किया था। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी। जगदीप के अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े वो सभी तरह के किरदार अदा करते रहे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक अलग तरह की कॉमेडी में खासकर एक अलग तरह की परंपरा की शुरुआत की, जिसको आप कह सकते हैं एक लाउड परंपरा थी, जो आमतौर पर जॉनी वॉकर जो उनके पूर्ववर्ती थे उनकी अदाकारी में वो नहीं थी, वो एक अलग विधा थी। जगदीप ने अपने लिए एक अलग राह बनाई और इसीलिए जगदीप को याद किया जाता रहेगा। आज जगदीप को श्रद्धांजलि देते हुए इस गुजारिश के साथ कि आप अपना ख्याल रखें। आज बस इतना ही। नमस्कार।